नमस्कार दोस्तों, मैं दिलनाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है और इसी संसाधन के सहारे UGC नेट JRF में सफलता हासिल करनी है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है UGC नेट के पेपर 1 में यूनिट 6 से रिलेटेड है। मैं दावा कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में UGC नेट के एग्ज़ाम में आप सभी के सामने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहले बार हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले दिनों में आप लोगों के समक्ष प्रश्न को लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को इस टॉपिक के क्लेरिफिकेशन में आसानी होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है निगमनात्मक और आगमनात्मक मेथड, अर्थात डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में लगातार प्रश्न बनते रहे हैं। तो आज चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण विषय निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क अर्थात विधि, अर्थात हम सभी से एक रीजनिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके मूल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और मैं यह भी कह सकता हूं कि उसी कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे ढंग से समझ ले, याद कर ले, तो हल करने में प्रश्न को आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विषय। इस विषय को समझने के लिए हम सभी को इसके अंतर के माध्यम से समझना होगा। और दोस्तों, मैं यह भी कहूँगा कि यह विषय केवल UGC नेट पेपर 1 में ही नहीं, अपितु जितनी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं सभी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इसमें आसानी होगी हल करने में। तो इसके अंतर के माध्यम से देखते हैं। एक रो में हमारा निगमनात्मक विधि, दूसरे रो में हमारा आगमनात्मक विधि। तो सबसे पहले जानते हैं कि निगमनात्मक विधि क्या है। तो निगमनात्मक विधि में बृहद से कुछ की ओर जाती है, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर इनके लक्षण होते हैं, जबकि आगमनात्मक विधि में यह कुछ से बृहद की ओर जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि विशेष से सामान्य की ओर चलती हैं। निगमनात्मक विधि में हम सभी देखते हैं कि यह सिद्धांत केंद्रित होती है, अर्थात यह सिद्धांत बेस्ड होती हैं, सिद्धांत पे ही फोकस किया जाता है इसमें। लेकिन आगमनात्मक विधि में हमारा वस्तु केंद्रित होती है। निगमन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी उभर कर आती है कि इसकी जांच, अर्थात निगमन की जो जांच होती है वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम के माध्यम से होती है, जबकि आगमन की जांच निगमन विधि से किया जाता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इस टर्म को ध्यान दें, क्योंकि इस टर्म से प्रश्न पूछा गया है कि निगमन की जांच किससे की जाती है। सीधे तौर पे क्वेश्चन है तो वेन आरेख से, जबकि आगमन की जांच निगमन विधि से किया जा सकता है। निगमन पद्धति में सामान्य सिद्धांत से विशेष तक की ओर जाकर उनके गुणों का परीक्षण किया जाता है, और जो गुण की बातें आती हैं वो अनेक गुण होती है, जबकि आगमन विधि में विशेष वस्तु के गुणों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। निगमन पद्धति में कुछ अनुमान से काम लिया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पद्धति है जो अनुमान से काम लेती है। तो हमारा क्या है, निगमन पद्धति है, जबकि आगमन केवल और केवल तथ्य पर ही आधारित होती है। निगमन में सैद्धांतिक कथन से काम लिया जाता है और आगमन में वस्तुओं का परीक्षण कर, वस्तुओं का ऑब्जर्वेशन करके निर्णय लिए जाते हैं। निगमन में सैद्धांतिक कथनों का सहारे शोध का कार्य किया जाता है, और आगमन विधि से जब हम शोध का कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, वैज्ञानिक शोध होना चाहिए। निगमन में
सत्यता को प्रमाणित और अप्रमाणित किया जा सकता है, अर्थात इसको हम सही और गलत ठहरा सकते हैं। जबकि निगमन में क्या होता है कि वैध और अवैध होता है। ध्यान दीजिएगा कि वैध और अवैध होता है, अर्थात वैलिड और इनवैलिड होता है। साथ ही साथ निगमन में निष्कर्ष का समर्थन करता है और उसका अनुगमन भी करता है। यहाँ से भी ज़्यादातर प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आपका एक स्टेटमेंट दिया रहता है, 4 उसका ऑप्शन रहता है और इसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आगे पीछे करके सेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि निगमन में निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उसके अनुगमन करने का अध्ययन नहीं करता है। ध्यान दीजिए कि कभी भी निष्कर्ष का अनुगमन नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन समर्थन जरूर करेगा। निगमन का प्रयोग दर्शन और गणित के लिए होता है क्योंकि यह सैद्धांतिक है, जबकि आगमन का प्रयोग ज़्यादातर साहित्य में किया जाता है और ज़्यादातर वैज्ञानिक विषयों में किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह विज्ञान में भी प्रयोग आता है। निगमन में निष्कर्ष समर्थित होता है और उसको अनुगमित भी किया जाता है, अर्थात उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, जबकि आगमन परीक्षण और प्रयोग के आधार पर आधारित होनी चाहिए। निगमन हमारा संभाव्य है, संभावना व्यक्त करता है, निगमन जो हमारा है संभाव्य है, संभावना व्यक्त करता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। आगमन जो हमारा है निश्चित होता है, स्थिर होता है। निगमन को हम वैध और अवैध कह सकते हैं। आगमन में क्या होता है कि निष्कर्ष निकलने का आधार वाक्य से ही निष्कर्ष निकलने का दावा किया जा सकता है। निगमन में निष्कर्ष आधार वाक्य से समर्थित होता है। ध्यान दीजिए कि आगमन में आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जबकि निगमन में हमारा आधार वाक्य से ही निष्कर्ष समर्थित होता है। आगमन में निष्कर्ष कारणात्मक संबंध पर आधारित होती है। अब आते हैं निगमन में निष्कर्ष अनिवार्यतः या अंततः वाक्य से निकलता है, मतलब ये एक संभावना व्यक्त करता है। पहले भी बताएं कि संभव की ओर बात करती है कि संभव हो सकता है, इसलिए अनिवार्यतः और अंततः का वाक्य करता है। जबकि आगमन हमारा क्या है, वैज्ञानिक है, इसलिए इसमें निष्कर्ष और परीक्षण और प्रयोग के आधार पर ही, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट के आधार पर ही हम इसका प्रयोग निष्कर्ष कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आगमन की प्रकृति तर्क पर आधारित होती है, जबकि निगमन की प्रकृति तर्क से आधारित नहीं होती है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों और एक विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें निगमन की प्रकृति वैध और अवैध होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास आधार वाक्य 2 होते हैं, और कोई भी प्रश्न ले लेते हैं तो 2 आधार वाक्य होते हैं और निष्कर्ष हमारे पास 4 होती है। ठीक है, और इसी के आधार पर प्रश्न भी सेट होती है। तो वैध और यहाँ से स्पष्ट प्रश्न बन जाता है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो वैध को प्रतीत करता है, कौन जो है अवैध को प्रतीत करता है। तो वैध और अवैध किस में होता है, निगमन में होता है, जबकि आगमन में सत्य और असत्य होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आगमन हमारा सत्य और असत्य होता है, जबकि निगमन हमारा क्या होता है, वैध और अवैध होता है। तो इसमें देखते हैं कि निगमन, ठीक है, निगमन हमारा क्या है, वैध और अवैध है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस बात कर रहा है कि यदि 2 आधार वाक्य सत्य की ओर प्रमाणित करती है जबकि उसका निष्कर्ष असत्य का बात करता है तो यह अवैध होगा, अर्थात इनवैलिड होगा। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि दोनों हमारा आधार वाक्य क्या है, स्पष्ट रूप से सत्य का बात कर रहा है कि मानव मरणशील है, और दूसरी वाक्य है सभी जीव मरणशील है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए कि हम सभी जीव, अर्थात वो पशु पक्षी हो, गाय हो, बैल हो या कोई भी जीव हो, सभी मरणशील है। लेकिन अगर बात करती हैं कि मानव मरणशील है और दूसरी बात है कि सभी जीव मरणशील है, और यहाँ पर हमारा जो है निष्कर्ष में बात करती है कि राम मरणशील नहीं है, इस तरह की अगर सेंटेंस आती है तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष असत्य हो जा रहा है। तो सत्य जब आधार वाक्य हो, दोनों आधार वाक्य, ध्यान दीजिए कि जब दोनों आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष हमारा जो निकल रहा है असत्य हो तो वह अवैध होगा, इनवैलिड होगा। जैसे एक सूत्र हमारा सहारे है, और ये सूत्र जो है खुद का जनरेट किया हुआ है, इसको बहुत ध्यान देना है कि टी मतलब ट्रू, अर्थात सत्य, तो टी प्लस टी इजगल टू एफ। तो ये सूत्र को अगर आप ध्यान दीजिए तो आसानी से समझ में आएगा कि टी प्लस टी इजगल टू एफ होता है, अर्थात
दो आधार वाक्य ट्रू हो और निष्कर्ष हमारा फॉल्स हो तो हमारा क्या होगा, इनवैलिड होगा। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं कि यदि दो आधार वाक्य में से एक सत्य को प्रमाणित करता हो जबकि दूसरा हमारा क्या कर रहा है, असत्य को प्रमाणित करता है और उससे जो निष्कर्ष आता है वह भी असत्य है, तो हमारा अवैध होगा, इनवैलिड होगा। अर्थात T + F = F। ध्यान दीजिए कि T + F अर्थात एक वाक्य हमारा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है और हमारा जो निष्कर्ष है वो भी फॉल्स है, तो हमारा अवैध हो जाएगा। अब आते हैं कि हमारा वैध किस अवस्था में होगा। तो यदि दो आधार वाक्य में से दोनों सत्य हो, अर्थात T + T सूत्र के आधार पर कि दो आधार वाक्य में दोनों सत्य हों और उसका निष्कर्ष जो हमारा आ रहा है वो भी सत्य है, तो T जब आ जाता है सेंटेंस के हिसाब से तो हमारा क्या हो जाता है, यह वैध हो जाता है, वैलिड हो जाता है। उसी प्रकार सूत्र में देख सकते हैं कि T + T = वैलिड, ठीक है, अर्थात वैध। उसी प्रकार यदि दो आधार वाक्य दोनों असत्य हो यानी कि फॉल्स + फॉल्स = उसका निष्कर्ष भी असत्य तो F हो, तो हमारा क्या होगा, यह वैलिड होगा। तो दोस्तों यह जो आज हमारा जो विषय था काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था और इस विषय के आधार पर आने वाले दिनों में अर्थात अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित कुछ प्रश्न को लेकर आऊँगा जिससे आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।